सबसे ज्यादा बुरा कब लगता है पता है? जब मैं इंडिया में लोगों को कविताएं सुना रही हूँ और कविता सुनाने से पहले ना मुझे हिंदी शब्दों के शब्दों का मतलब बताना पड़ता है। फीलिंग बहुत डिसअपॉइंट करती है अंदर से। सब लोग ये समझ रहे हैं मुझे हिंदी के शब्दों का मतलब इंग्लिश में बताना पड़ रहा है लोगों को कि इसका मीन ये है, गाछ मतलब ट्री है या अब्र मतलब बादल है। भाषा की सुंदरता है, उसे लोगों तक पहुंचे, उसे लोगों के दिल तक पहुंचे। इस बेरहम सी दुनिया में वो कुछ ऐसा प्यार निभाए, छूना मेरे माथे और कह दे अब सो जाए। कबता हाथ वो बाबा का अब मुझको पास बुलाता है। वो बूढ़ा जहन, वो अंतर्मन यादों में घिरता जाता है। फिर अचानक से एक दिन समय का पहिया फिर जाता है। अब मेरे भेजे संदेशों का कोई जवाब नहीं। मुझे नहीं लगानी इस जवाब पे, मैं नहीं करना चाहती। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने शब्दों के जरिए लोगों तक चाहे हम लोग जाने, लेकिन जितना जाने अच्छा जाने, बस इतनी ही है मेरी बात। Welcome to Perspectives Lab podcast, the lab of multiple perspectives. If you are new to our channel, consider subscribing. So our first guest is Miss Harshita Gupta. She is a poet, she is a writer. She had written many stories on Kuku FM app. We had talked about Hindi literature, Hindi language, her struggles as a writer, the family issues, etc. Hope you will get a new perspective in life. The podcast starts in 3, 2, 1. सबसे पहले तो थैंक यू प्रांशु मुझे यहाँ इस शो में बुलाने के लिए। और मैं एक पोइट हूँ, कविताएं लिखती हूँ, वो लिखती हूँ जो आप महसूस करते हैं। कुछ छोटे छोटे शब्दों को पंक्तियों पे डिवाइड करना, उन्हें आपके दिल तक पहुँचाना, बस यही मेरा काम है। आपको ये राइटिंग का आइडिया आया कहाँ से? मोस्टली मतलब अगर किसी भी शख्स का मुझसे पहला क्वेश्चन होता है तो यही होता है कि लिखना शुरू कैसे किया। मोस्टली लोगों को ये लगता है कि जब हमारा दिल टूटता है या हम किसी से मोहब्बत में होते हैं तभी हम लिखना शुरू करते हैं। पर हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत ऐसी है, पता है, जिस दिन हम गानों को उनकी धुन से ज्यादा उनके शब्दों से सुनने लगे और उनको महसूस करने लगे, उस एक शब्द से कई शब्द बनाने लगे, उन शब्दों को जोड़कर एक अलग ही दुनिया क्रिएट करें, उस दिन ना हम राइटर बन जाते हैं। हाँ, काफी अच्छा होता है। पता है हम राइटर्स लिखते क्यों है तुम्हें पता है कभी भी? कि हम ना अपने लिए नहीं लिखते, हम लोगों के लिए लिखते हैं, बेसिकली लड़कों के लिए लिखते हैं। आपकी पर्सनल इमोशंस भी तो आते हैं ना। हाँ, हम राइटर्स अपने लिए नहीं लिखते, हम राइटर्स लिखते हैं लोगों के लिए। हम कहीं ना कहीं उनके इमोशंस को अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और फीलिंग्स के साथ मिलाकर कुछ शब्द, कुछ लाइंस, कुछ पन्ने पर उकेर देते हैं। जैसे गालिब का एक शेर था कि यूं तो इश्क ने निकम्मा कर दिया जाने, वरना हम भी आर्मी काम के थे। ये काफी लोग अपने ऊपर बोलते हैं कि यार इश्क हो गया है तो निकम्मे हो गए हैं हम। बाहर से दरवाजा लगा लो, अब बता लैला के पीछे और लैला मजनू के पीछे भाग। आज ये सब विकेट्स बने होते हैं। हाँ, बस वही है कि हम ऐसा कुछ लिखते हैं कि आप अपनी जिंदगी तक उस चीज को ले जा सको। बस ऐसे शब्द आने लगे, भावनाएं जुड़ने लगी, लाइंस बनने लगी और मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो आपने डिस्कवर कब किया? सबसे पहली पोएट्री लिखी थी मैंने जब मैं क्लास 8 में थी। और पोएट्री लिखने का आइडिया कहाँ से आया?
एक्चुअली एक सॉन्ग की धुन पे मैंने अपने शब्द डाले थे और वो पोएट्री कौन सा सॉन्ग था? ये तो सच है कि भगवान है, क्योंकि सुना जी मैंने ये अपने पापा और मम्मा के लिए इसको डेडिकेट करके इसमें कुछ सारे शब्द, कुछ मतलब उसके सारे शब्दों को नहीं बट उसके काफी सारे शब्दों को चेंज करके फर्स्ट टाइम उसके लिए पोएट्री लिखी। फिर सेकेंड टाइम जब मैंने लिखना शुरू किया जब मैं शायद फर्स्ट ईयर में थी, और बीच में फिर बंद काफी, फिर कुछ नहीं लिखा। क्यों? बस कभी आइडिया ही नहीं आया और फिर स्टडीज में इतना उलझ गई कि कभी लगा ही नहीं कि कभी कुछ लिखना होगा। फिर फर्स्ट ईयर में कुछ लाइनें लिखी, फिर उन्हें भी छोड़ दिया क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इंजीनियर बनना था लाइफ में, बट कुछ इश्यूज के कारण मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन ज्वाइन कर ली। सो पूरा जो माइंड था वो उन किताबों में आके बस गया, तो अपनी भावनाओं के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए और अपने शब्दों के लिए बाकी नहीं बचा। उन सिविल सर्विसेज के बुक्स के आगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के आगे मेरी डायरी कभी खुली ही नहीं। सो वो दब गया कहीं ना कहीं। फिर एक टाइम ऐसा आया फर्स्ट ईयर में जब मैंने फिर से स्टार्ट किया और एक कविता लिखी और एक ओपन माइक किया, जिससे मैंने फर्स्ट टाइम में ही मुझे उसमें बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला। वाओ, फर्स्ट टाइम। हाँ, बट कहते हैं ना कि एक लड़की कुछ करे तो लोग उंगलियां उठाते हैं। सो काफी सारे लोगों ने कहा कि इसमें कितना कमा लोगी, क्या ही कर पाओगी, क्या ही होगा आगे, क्या ही फ्यूचर है तुम्हारा। सो जब कोई साथ ना दे, कहीं ना कहीं फैमिली भी एक टाइम पे आके ये बोल देती है कि बच्चा नहीं, अभी यार अभी प्रिपरेशन कर ले, जॉब वॉब हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएगी। सो उसके बाद फिर से स्टार्ट कर लेना सब कुछ। तो फिर मैंने छोड़ दिया। कोविड के टाइम पे समझ में आने लगी चीजें कि दुनिया इतनी आसान नहीं है। एक मिनट। फर्स्ट ईयर कौन सा ईयर में था? फर्स्ट ईयर मतलब जो स्कूल का फर्स्ट ईयर था, कॉलेज का फर्स्ट ईयर जो था वो 2017 में था, एंड 2020 जो था वो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर था, जिसके कुछ दिनों बाद ही कोविड सेशन आ गया। आपने एक ही ओपन माइक किया था वहां तक? हाँ, मैंने 2019 में एक ओपन माइक किया। सो 1920 वाला ईयर था मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन का। सो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जब फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, लोगों से सपोर्ट नहीं मिला, कहीं ना कहीं एग्जाम्स थे, पढ़ना था, तो मैंने सोचा सबसे पहला चीज ये आती है कि लोग ये पूछते हैं कितना कमा लोगी। एज अ राइटर तुम क्या ही कमा लोगी, तुम क्या ही कर पाओगी। एक कविता के पीछे कितनी, अगर यहीं पे कोई पर्सन म्यूजिक गा रहा है, कोई डांस कर रहा है या चीजें है ना, तो लोग बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं। लेकिन एक शायर अपनी कविताओं के पीछे इतनी मेहनत करता है, एक लेखक इतनी मेहनत करता है, कोई नहीं सुनता। सुनने वाले तो सुनते हैं, बहुत कम, शायद 10% लोग। कई सारे, मतलब इंडिया में हजारों ऑथर्स हैं, हम किसको जानते हैं? आप किस कवि को जानते हैं? आप बताइए ना। गिने चुने हैं। एक तो जुबैर अली है जो आपने बताया था, कुमार विश्वास। हाँ, मैं तो ज्यादा सुनता भी नहीं कविता। हाँ, तो मोस्टली ये सारे लोगों का यही रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि कहीं ना हम राइटर्स के लिए इस सोशल मीडिया की दुनिया में, इस भीड़ वाली दुनिया में ना बाहर निकलना बहुत अलग है, क्योंकि ये रेट रेस है, सारे लोग वहां भाग रहे हैं एंटरटेनमेंट की तरफ, और एक जो राइटर है ना वो आपको ले जाता है सुकून की तरफ। सो बाहरी चकाचौंध छोड़ के कौन सुकून की तरफ जाना चाहेगा? कौन क्लब, पोएट्री क्लब की शोर छोड़ के सुकून से कविताएं सुनना चाहेगा? सो इसीलिए ना काफी मुश्किल हो गया था। फिर कोविड टाइम में थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया कुछ, क्योंकि उस वक्त पता चला कि एक वक्त ऐसा आता है जब आपके साथ कोई नहीं रहता, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपकी फैमिली हो, और मौत की सच्चाई भी ना कहीं उस वक्त ही पता चली जब लोगों के अपने उनके सामने से जा रहे थे
और वो उन्हें छू तक नहीं पा रहे थे। इतनी सारी फीलिंग्स, इतने सारे थॉट्स, उस टाइम पे फिर मैं खुद को नहीं रोक पाई। मैंने अपनी कलम उठाई और फिर से पन्नों पर अपने जो जज्बातों को उकेरना शुरू कर दिया। तो आपके टॉपिक्स क्या रहते थे? कभी मैं मोहब्बत पर लिखती थी, कभी लोगों के दर्द पर लिखती थी, कभी माँ पर लिखती थी, कभी पिता पर लिखती थी। कहीं ना कहीं कोविड के उस दौर पर भी मैंने काफ़ी कविताएं लिखी। जिस तरीके से लोग जा रहे थे, आ रहे थे, जितना उन्होंने सरवाइव किया चीज़ों के लिए, भूख, काफ़ी सारी चीज़ें। और उस बीच में जो लोग लड़े अपनी चिंता किए बिना दूसरों के लिए, मैंने उन पे भी कविताएं लिखी। फिर मुझे नहीं लगा था कि मैं आगे बढ़ूंगी। मैंने सोच लिया था कि ये कविताएं मेरी डायरी ही तक होंगी। बट एक दिन क्यों ऐसा क्यों लगा आपको कि आपकी डायरी तक होंगी, आगे बढ़ेगी नहीं, ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मुझे बढ़ाना ही नहीं था उनको। कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं था वैसा, और ये लगता था कि क्या ही करूंगी, कैसे ही करूंगी सब कुछ। सोचा कि नहीं, लिखती हूँ, भलाई लोगों तक ना पहुंचा पाऊँ शायद। लिखना स्टार्ट किया। फिर इंस्टाग्राम पे दोस्तों ने कहा कि थोड़ा थोड़ा हर्षिता लिख के पोस्ट कर सकती हो। तो फिर छोटी छोटी 2 लाइनर्स कुछ लिख के इंस्टा पे डालने लगी। उसके बाद एक दिन ओपन माइक का ऐसे ही कुछ, एक दोस्त के दोस्त जो रैप शोज करता था, रैप करता था, उसके थ्रू पता चला। जब वहां गई तो अकेली फीमेल पोएट, लोगों ने कहा कि भोपाल में एक फीमेल पोएट है जो तहलका मचा सकती है। हर्षिता गुप्ता। कॉन्फिडेंस आया थोड़ा। फिर आके पापा को बताया कि पापा मैं करना चाहती हूँ। वो बहुत खुश हुए, उन्होंने सपोर्ट किया। तो सपोर्ट किसका नहीं मिला? जॉइंट फैमिली है, काफी सारे लोग होते हैं, सोसाइटी है, कम्युनिटी है, दोस्त हैं, हजारों लोग हैं पीछे बोलने वाले। हम कितनी ही कोशिश कर लें, जिसे जो बोलना है ना, वो इंसान वो बोलेगा। हमारे एफर्ट्स, हमारी चीजें मैटर करती ही नहीं है। आप कितना ही अच्छे हो, लोग तो भगवान को भी गालियां देते हैं, फिर हम तो इंसान हैं। आप जब अच्छा करोगे ना और अलग करोगे ना, लोगों को आप गलत ही लगोगे। उस दिन सुनी खुद की और उठा ली कलम। बस फिर माइक से रिश्ता बन गया, लोगों तक पहुंचने लगी, और अचानक से मौका मिल गया ज़ुबैर अली ताबुश्तर के साथ परफॉर्म करने का। तो उन्हें काफी पसंद आया। फिर करते बढ़ स्टार्ट हो गई। उनके साथ आप कुछ बता सकते हो? उनके साथ जो आपका इंटरेक्शन थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हो? जब मैं उनसे मिली ना, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे ये पता चला कि ऑडियंस कनेक्टिविटी कैसे की जाती है। मुझे ये पता चला कि किस जगह लाइंस को पिच करना होता है, किस जगह आपको स्लो बोलना है, कहाँ ज्यादा बोलना है, कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है। काफी कुछ सीखा। और मैंने ना पिता पे कविता लिखी थी कि ऐसे थे बाबा, जो उन्हें बहुत पसंद आई। और उन्होंने ये कहा, 4 लाइन सुना सकते? हाँ, एक्चुअली मैं उसका लास्ट अंतरा सुनाऊंगी। जब बच्चे ना जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं ना, तो वो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। माँ बाप बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन ना बच्चा उन तक नहीं जाता। और जब बच्चा अकेला हो जाता है ना, और जब उनके माँ बाप का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, कोई आवाज नहीं आती, या वो इस दुनिया से चले जाते हैं, मतलब वैसी कंडीशन में आ जाते हैं, तो उसकी ये 4 लाइन्स थी कि बच्चे के जज्बात है ये अपने पिता के लिए, जो उसके पिता के संदेशों का ना कभी कोई जवाब नहीं देती थी, उनके पास मिलने नहीं जाती थी, अपनी बिजी लाइफ में, अपनी लाइफ में काफी बिजी थी। एक टाइम पे ना उसको ये रियलाइज होता है कि कपता हाथ वो बाबा का अब मुझको पास बुलाता है। वो बूढ़ा जहन, वो अंतर्मन यादों में घिरता जाता है। फिर अचानक से एक दिन
समय का पहिया फिर जाता है, अब मेरे भेजे संदेशों का कोई जवाब ना आता है। तब बेसुध हो कदम मेरे, मन अधर हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझको पास बुलाता है। जब गांव को पहुंचे कदम मेरे, भयावह वहां नजारा था। भयावह मतलब थोड़ा डरावना, ठीक है। तो भयावह वहां नजारा था। ना दुनिया में ना बाबा थे, ना मेरा कोई सहारा। ये इसका एंडिंग है। एंडिंग मतलब डैड की डेथ हो जाती है। हाँ, स्टार्टिंग ऐसी है कि एक बच्ची अपने पिता की तारीफ कर रही है, उसके बचपन से लेके एंडिंग तक दिखा रही है, उसके सपनों को पूरा करने के लिए वो निकल रही है। पर जब उसके सपने पूरे हो जाते हैं ना, तो वो माँ पिता को भूल जाती है। और जब उसे उनकी याद आती है, लाइन्स बता ही दी मैंने आपके सामने कि ऐसा है। तो कहीं ना कहीं सबकी आंखें नम हो गई थी। काफी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफी प्यार मिला। उसके बाद वुमेन्स डे पे कुछ परफॉर्मेंस किए जो नारियों के प्रति लोगों को काफी अच्छा लगा। मैंने सोशल इश्यूज काफी उठाए। फिर एक बार मोहब्बत पे थोड़ा लिखा। तो जब कॉलेज में परफॉर्म किया था तो लोगों की फरमाइश आई कि हर्षिता मोहब्बत पे कुछ सुनाए। जब मोहब्बत पे सुनाया तो ऐसा एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि ऐसा रिस्पॉन्स आएगा। मतलब पूरा ऑडिटोरियम भरा था और लड़के चिल्ला रहे थे पीछे से। इस बेरहम सी दुनिया में वो कुछ ऐसा प्यार निभाए, चूमे मेरे माथे को और कह दे अब सो जाए। तो आप अभी ओपन माइक्स वगैरह चल रहे हैं आपके? नहीं, मैंने ओपन माइक्स बंद कर दिया एक्चुअली। अब थोड़ा अपनी कविताओं को एक छोटी सी जगह से निकालकर थोड़ी बड़ी जगह पर ले जाने का वक्त आ गया है। तो अभी तो फिलहाल थोड़ा जॉब सेटल हो जाए कुछ महीनों में, उसके बाद मैं किताब लिख रही हूँ। कुछ शब्द हैं ऐसे, बहुत जल्दी मेरी एक बुक पब्लिश होगी। एंड देन उसके बाद कुछ बड़े बड़े कवि सम्मेलन, कुछ शोज, कहीं ना कहीं बड़े कवियों से थोड़ा बहुत लिंकअप हो चुका है। तो ऐसा है कि हाँ, अब मैं उस मंच पर हजारों की भीड़ में जाने के काबिल बन पाऊँ। इतना खुद को तैयार करना है और बस पहुंचना है वहां तक और शुरुआत करनी है अपनी जर्नी एज अ कवि, एक कवित्री बनके। तो क्या कुछ डिफाइन मतलब कुछ बता सकते हो? एक एक्टर ना एक्टर होता है, अगर एक्ट्रेसेस भी हो या वो भी हो, बट एक्टर एक्टर होता है, एंकर एंकर होता है, चाहे वो मेल हो फीमेल। वैसे पोएट कवि कवित्री एक ही है। हाँ, बस कवित्री थोड़ा ज्यादा अच्छे से डिफाइंड हो जाती है, तो बस कवित्री बनना है। कुछ हिंदी, और फिर उसके बाद क्या ऐसा है कि मैं हिंदी लिटरेचर से अभी मास्टर्स कर रही हूँ। मेरा स्ट्रीम कुछ अलग था बट मैंने उसे कंप्लीट हो गया है वहां से मास्टर्स। मैं डबल मास्टर्स कर रही हूँ हिंदी लिटरेचर से एंड आफ्टर देन पीएचडी करूँगी हिंदी लिटरेचर से। कहीं ना कहीं मेरा मोटिव है कि ये जो अंग्रेजों वाली दुनिया हो गई है ना हमारी, उस बीच में ये जो हमारी भाषा की सुंदरता है उसे लोगों तक दिखाया जाए, उसे लोगों के दिल तक पहुंचाया जाए। ये तो आप सही कर रहे हो। इस जनरेशन में या इसके पहले इसी जनरेशन से मेजरली ना हमें 100% इंग्लिश आती है, ना पूरी हिंदी आती है, और हमें देवनागरी का मतलब बहुत बेकार। कितना हमें 10th तक पढ़ाया गया है। मैंने 10th तक पढ़ी हिंदी बस, और मेरी हिंदी की राइटिंग महाभारी है। मुझे तो हिंदी बहुत पसंद है। हिंदी होना शब्द चाहिए। मेरी कविताओं में आपको साफ झलकेंगे मेरे शब्द कि मैं काफी हिंदी के काफी सारे शब्द यूज करती हूँ, और वो शब्द थोड़े कठिन होते हैं। मुझे सबसे ज्यादा बुरा कब लगता है पता है? जब मैं इंडिया में लोगों को कविताएं सुना रही हूँ और कविता सुनाने से पहले ना मुझे हिंदी शब्दों के शब्दों का मतलब बताना पड़ता है। यही तो पहली होगी। ये फीलिंग बहुत डिसअपॉइंट करती है अंदर से।
जब लोग ये समझ रहे हैं, मुझे हिंदी के शब्दों का मतलब इंग्लिश में बताना पड़ रहा है लोगों को कि इसका मीन ये है, गाछ मतलब ट्री है या अब्र मतलब बादल है। सो कहीं ना कहीं ये ना तकलीफ देते हैं कि हमें क्या सीख रहे हैं, हम क्या जान रहे हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस भले ही हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है, लेकिन जब तक एजुकेशन में हिंदी नहीं आएगी, हिंदी मीडियम नहीं आएगा, मतलब आया था, लेकिन वो धीरे धीरे इंग्लिश कैप्टिव बनता गया, इंग्लिश अडेप्टिव बनता चला गया। उसी की वजह से चाइना की पॉपुलेशन अपनी लैंग्वेज बोलती है, स्पेन वाले स्पेनिश बोलते हैं, फ्रांस वाले फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन इंडियन हिंदी नहीं बोलता। वही तो बात है, इंडिया में एजुकेशन गुजराती बोलेगा, मराठी बोलेगा, इतनी लैंग्वेज, इतनी कम्युनिटीज, इतनी कल्चर, उसके बाद हमारी एक कॉमन लैंग्वेज है हिंदी। बट हमने ना उससे किसी कोने में रख के अपनी कॉमन लैंग्वेज क्या बना दी है, इंग्लिश को एजुकेशन से जोड़ दिया। सो कहीं ना मेरा एक बड़ा मोटिव इस स्ट्रीम में जाने का और कविताओं को बढ़ाने का, हिंदी को लोगों तक बढ़ाने के लिए है। मैं चाहती हूँ आजकल के बच्चे जब पैदा होते हैं और बोलना सीखते हैं तो वो माँ बाबा नहीं बोलते हैं, मम्मी पापा, he said, she said, mom, dad, bro, what's up bro, भाई कहाँ है, अंकल आंटी, परायों को बोलते हैं यार। कहीं ना कहीं बहुत प्यारी लैंग्वेज है हमारी, हम इसे बढ़ा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम इतना ज्यादा वेस्टर्न कल्चर में पहुंच गए हैं ना, ये पोइट्स बस जब आजादी होती थी ना, आजादी के टाइम पे पता है क्रांति लाने का और लोगों को मोटिवेट करने का जो जिम्मा है किसने उठाया था, कवियों ने। चाहे वो रामधारी सिंह दिनकर हो, सुभद्रा कुमारी चौहान हो, महादेवी वर्मा हो, एक लड़की कभी किसी लड़के से पीछे नहीं हुई है। खूब लड़ी, हमने सुनी भी है कभी तक, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक नारी पे लिखी हुई कविता, एक नारी के द्वारा लिखी हुई कविता, और सबसे ज्यादा फेमस कविता। बहुत, मुझे आज थोड़ी बहुत याद है। सो इसीलिए कभी भी आप किसी लड़की को ये नहीं कह सकते कि तुम लड़की हो। लड़कों की दुनिया में कौन यार, ये कविता, ये मोहब्बत, इश्क, ये सब पढ़ना लड़कों का काम है, लड़कियों का नहीं। आप देखिएगा कहीं पे भी शोज होते हैं, इवेंट्स होते हैं ना, आपको 50 लड़कों के बीच में मुश्किल से 5 लड़कियां मिलेंगी, सिर्फ इसी सोच के कारण। सो हम राइटर्स के पास ना बहुत बड़ी ताकत है, हम अपने शब्दों से किसी भी मुद्दे को उठा सकते हैं। सो बस मेरा एक ही रीजन है कि मुझे लोगों को उठाना है, मुझे लोगों के मुद्दों को उठाना है, मुझे मोहब्बत पे लिखना है, फीलिंग्स पे लिखना है, बट मुझे सोशल इश्यूज पे लिखना है। मुझे कृष्ण के उपदेश भी लोगों तक पहुंचाने हैं, मुझे राम की बातें भी पहुंचानी है, मुझे लैला भी लिखना है, मुझे हीर भी लिखना है, मैं श्रृंगार, करुण, रौद्र सारे रस लिखना चाहती हूँ। और मैं वीर की बीवी के आंसू से जो रोती है ना, वो भी रोना चाहती हूँ। सो बस मेरा मोटिव ये है कि मैं लोगों तक पहुंचना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए बहुत सारे फॉलोअर्स, मुझे नहीं लगानी इंस्टाग्राम पे आग। मैं समझ गया कॉन्टेक्स्ट। मुझे नहीं लगानी इंस्टाग्राम पे आग, मैं नहीं करना चाहती कुछ सारा। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने शब्दों के जरिए लोगों तक पहुंचना, चाहे कम लोग जाने, लेकिन जितना जाने अच्छा जाने, बस इतनी ही है मेरी बात। तो मैं कहूंगी लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ें, आप नोवेल्स पढ़ें, आप हिंदी लिटरेचर पढ़ें, आप इंग्लिश पढ़ते हैं, आप इंग्लिश बहुत अच्छी लैंग्वेज है, मैं ये नहीं कहती इंग्लिश बोलिए, बट हिंदी बहुत सुंदर है। अगर आप हिंदी को सपोर्ट करेंगे, आप हिंदी की तरफ जाएंगे, तो लिटरली आप बहुत कुछ महसूस कर पाएंगे। सो इसलिए कहीं ना कहीं हिंदी इम्पोर्टेंट है। अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को, सारे लोगों को ये रियलाइज कराएं कि हिंदी जरूरी है।
और कुछ बुक्स रेकमेंड करना चाहते हो? पहली बुक है भगवद गीता, दूसरी है रश्मि रथी। अगर आप रश्मि रथी पढ़ते हैं तो काफी कुछ है। नामधारी सिंह दिनकर की कविता है जो महाभारत में चले हुए युद्ध पे डिपेंडेड है। बहुत बहुत प्यारी है, मतलब बहुत अच्छी बुक है वो, काफी ज्यादा। प्रेमचंद्र की कहानियां पढ़ सकते हैं आप, विष्णु प्रभाकर शर्मा पढ़ सकते हैं आप। कुमार विश्वास जी आधुनिक कवियों में बहुत प्यारा लिखते हैं, उनको पढ़ के भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। बशीर बद्र जी की मुसाफिर, राहत इंदौरी को पढ़ सकते हैं आप। काफी सारे राइटर्स, काफी, अमृता प्रीतम। आप किस तरीके से बुक्स पढ़ना चाहते हैं, आप कैसी बुक्स पढ़ना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बुक है जो भागवत गीता और रामायण, ये हर किसी को पढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट गेस्ट बने हमारे। एंड थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक दिया, यहाँ तक हमारा साथ दिया है, थैंक यू सो मच। आगे भी ऐसे ही साथ देते रहिए, और भी प्यारे प्यारे वीडियोस लाएंगे प्रांशु, और अलग अलग आर्टिस्टों से मिलेंगे आपसे। और मैं तो एक छोटी सी आर्टिस्ट हूँ, कहीं ना कहीं प्रांशु इन द फ्यूचर बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ लाइव शोज करें। आई प्रे टू गॉड। आपकी मूवी